हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे थे जिसमें 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और चौथा पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 3 पार्ट में सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस के क्या भाग हैं, फिर हम लोग पढ़े प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और आज मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले प्रश्न उठता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। बेटा नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र, अर्थात स्वतंत्र कर्ता। अर्थात स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता का मतलब क्या है बेटा। स्वतंत्र कर्ता उस कंडीशन में होता है जब कर्ता का संबंध क्रिया के साथ ना हो। जब कर्ता मीन्स सब्जेक्ट का संबंध क्रिया अर्थात वर्ब के साथ ना हो। जब कर्ता अर्थात सब्जेक्ट का संबंध क्रिया अर्थात वर्ब के साथ ना हो तो ऐसी दशा में वह कर्ता एब्सोल्यूट होता है अर्थात स्वतंत्र होता है। जब कर्ता का संबंध क्रिया के साथ ना हो तो उस दशा में वह कर्ता एक स्वतंत्र कर्ता होता है। तो बेटा उस दशा में वह कर्ता स्वतंत्र होता है। बात समझ में आई बेटा। उस दशा में वह कर्ता स्वतंत्र होता है। ठीक ना बेटा, लिखिएगा ऐसी दशा में सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी दशा में सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह वर्ब फाइनाइट ना होकर के नॉन फाइनाइट होता है। वह वर्ब फाइनाइट ना होकर के नॉन फाइनाइट होता है। बेटा नॉन फाइनाइट पे सीधा सीधा लिखिए पार्टिसिपल होता है। ठीक भैया, पार्टिसिपल होता है। अब एकदम स्पष्ट हो गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपके समझ क्यों आया, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपल का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए आपके सामने उसी से रिलेटेड आ गया। तो बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक स्वतंत्र कर्ता होता है। स्वतंत्र कर्ता वह कर्ता होता है जिसका वर्ब के साथ कोई संबंध नहीं होता है, सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं होता है, सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब नहीं होती है बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर भैया? अच्छा, कहां पर करेंगे इसका प्रयोग? हम लोग कहां पर करेंगे? जब दोनों
वाक्यों का सब्जेक्ट एक न होकर अलग अलग हो। अलग अलग हो तो नॉमिनेटिव सब्स्टिट्यूट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में? प्रयोग होगा किसका? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए ने क्या आगे लिखिएगा नोट। दोनों वाक्यों के वर्ब के दोनों वाक्य सीधा सीधा लिखिए। दोनों वाक्यों में कारण परिणाम संबंध पाया जाता है। एक में बेटा कारण होगा और दूसरे में परिणाम संबंध पाया जाता है। कारण परिणाम संबंध पाया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? तो लिखिएगा कारण बताने वाले वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जो बेटा कारण बता रहा है उसे हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बात समझ में आई? आप इसको नोट कर लें। अब देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे बदलते हैं। ध्यान ये रहे, यदि दोनों में जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ना होकर अलग अलग हो तो वहां पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात। दोनों वाक्यों में कारण परिणाम संबंध पाया जाता है। पहचान ये है, कारण बताने वाले वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और देखिए कि आप कैसे बदलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लिया गोल्डन रूल क्या है। ठीक ना? यदि वाक्य एक्टिव वाइज में हो तो, ठीक ना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होता है ना। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि बी वर्ब का प्रयोग हो, बेटा बी वर्ब एम, इज, आर, वाज और वर का प्रयोग हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। यदि एम, इज, आर, बी वर्ब, अर्थात बेटा ये केवल सहायक क्रिया कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तब वहां पर हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। बेटा कंटीन्यूअस टेंस की बात नहीं हो रही है। जब कॉम्प्लीमेंट के वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया गया हो तो एग्जाम्पल लिखिएगा, द पुलिस arrived, the police arrived, the डाकू ran away। भाई आपसे पूछा जाए कि डाकू क्यों भाग गए तो आप ये कहेंगे कि पुलिस आ गई थी। डाकुओं के भागने का कारण पुलिस का आना,
पुलिस का आना, डाकुओं का भागना, परिणाम, दोनों में कारण परिणाम संबंध बेटा। इसका सब्जेक्ट पुलिस, इसका पुलिस डाकूस। क्लियर हो रहा है? अब और क्या आपको बताया गया था? जो कारण बताए उसी को हम पार्टिसिपल उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात पार्टिसिपल में बदलेंगे। देखिए बेटा ये एक्टिव में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है, एक्टिव है, इसलिए हम लगाएंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, अब कॉमा लगाइए, द डाकू रैन अवे। ठीक है भैया। अब यहां पर देखिए ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर फाइनाइट वर्ब होता तो कोई ना कोई टेंस बताता किस टेंस में है। आप इसे सर्च करेंगे तो पाएंगे कोई टेंस में नहीं है, तो अर्थात यहां पर फाइनाइट वर्ब नहीं तो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है तो क्या पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बेटा आपको फाइनाइट वर्ब है। तो आप देख रहे हैं यहां पर पुलिस एक सब्जेक्ट है जिसका हैविंग अराइव्ड के साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात पुलिस आपका फाइनाइट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, एक स्वतंत्र करता है। अगला एग्जांपल लिखिए, द कैप्टन वाज किल्ड। वाज किल्ड, द आर्मी फ्लैड, द आर्मी फ्लैड, कैप्टन मार दिया गया और आर्मी फ्लैड हो गई। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग बेटा। आर्मी क्यों भागी? क्योंकि कप्तान मार दिया गया। अब ये बेटा वाज किल्ड पैसिव में है, इसलिए यहां पर हम हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द कैप्टन, ठीक ना, हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, द आर्मी फ्लैड। ठीक है ना भैया? द आर्मी फ्लैड, आर्मी भाग गई। ओके। थर्ड एग्जांपल देखिए, द टीचर वाज एब्सेंट। The teacher was absent. The boys did not work. The teacher was absent. The boys did not work. पूछा जाए बच्चों ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि टीचर absent था। बेटा कारण परिणाम संबंध है, कारण यही दिखा रहा है। यहां पर बेटा वर्ब आया है, टीचर की विशेषता है कि वो एब्सेंट था। वर्ब वाज आया है अर्थात बी वर्ब आया है, तो आप वाज को बीइंग करके पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। द टीचर, क्योंकि कारण यही दिखा रहा है, द टीचर बीइंग एब्सेंट। बात समझ में बेटा? कारण यही है, वाज को हम बीइंग में बदलेंगे, इज को बीइंग में बदलेंगे, आर को आपका पार्टिसिपल बन जाएगा, जैसा कि आपने पूर्व पढ़ा है, द बॉयज डिड नॉट वर्क। ओके बेटा, ये रहे आपके एग्जाम्पल और ये रहा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। आप अपने बुक्स में बहुत सारे उदाहरण को देखिए, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक ना? तो आज के लिए इतना। कल हम लोग सिंथेसिस के पार्ट 5 में इन्फिनेटिव का प्रयोग लेकर के आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।